दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई है और पहली बार बिग बैंग थ्योरी को 1927 में जॉर्जेस लेमैत्रे ने प्रस्तावित किया था। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले हुई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड तब से लेकर लगातार फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे। आज विज्ञान तरक्की के उस मुकाम पर है जहां हम ब्रह्मांड के विषय में कुछ ऐसा जानते हैं जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉयड्स, नेब्यूला और ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ ही हम इन ऑब्जेक्ट्स के साइज, कॉम्पोजिशन और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी के बारे में भी जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स का साइज क्या है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि हम जिस सोलर सिस्टम में हैं वो असल में कितना बड़ा है और इसे पार करने में हमें कितना समय लगेगा? हम ये तो जानते ही हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी से सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर जाने में हमें कितना समय लगेगा। लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब हमने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे सोलर सिस्टम का वास्तविक आकार क्या है और इसे अभी के स्पेसक्राफ्ट द्वारा पार करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम आकार में कितना बड़ा है और इसे पार करने में हमें कितना समय लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, हम जिस सोलर सिस्टम में हैं उसके सेंटर में हमारा सूरज है और सूरज की ग्रेविटी के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी सहित बाकी के सभी प्लैनेट्स इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का आकार इतना विशाल है कि हम इसे 40,000 साल में भी पार नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमें हमारे सोलर सिस्टम को पार करने में तकरीबन 40,000 सालों का समय लग जाएगा या उससे ऊपर भी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा कितना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के निर्माण के बाद पृथ्वी सहित बाकी सभी प्लैनेट्स का जन्म हुआ है। सूर्य के निर्माण के बाद धूल और गैस के बादलों से हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। प्लैनेट्स के निर्माण के दौरान हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड्स का भी निर्माण हो रहा था। धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। हमें यह भी पता है कि इन प्लैनेट्स पर क्या क्या मौजूद है, इनकी सतह कैसी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर किसी भी प्लैनेट पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। सोलर सिस्टम तो क्या, सोलर सिस्टम के बाहर भी अभी तक कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां पर जीवन मौजूद हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर ली है जो काफी हद तक जीवन को पनपने देने के लिए सक्षम है। खैर, आज का टॉपिक हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है, इसीलिए हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का वास्तविक आकार क्या है और इसे पार करने में हमें कितना वक्त लगेगा। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने सोलर सिस्टम को इंसानी स्केल पर समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ये माने कि हमारा सोलर सिस्टम 1000 किलोमीटर के आकार का है, तो अब ये समझिए कि अभी तक हम इंसानों ने इसके 2 सेंटीमीटर की दूरी को ही पार किया है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का आकार कितना विशाल है। पिछले 100 सालों से हम इंसानों ने स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर हमने कई मिशंस किए हैं। इन मिशंस में वाइजर 1 और वाइजर 2 का काफ़ी अहम रोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किए गए वाइजर 1 और वाइजर 2 अभी भी स्पेस में ही घूम रहे हैं। इस वक्त ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं। दोस्तों, इन स्पेसक्राफ्ट पर भी सूर्य की ग्रेविटी का असर होता है। अपने सफ़र के दौरान इसने सोलर सिस्टम के कुइपर बेल्ट को भी पार कर लिया है। कुइपर बेल्ट सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहां करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड्स मौजूद है। इसे पार करते हुए इनका सफर ओर्ट क्लाउड से होकर गुजरा। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ओर्ट क्लाउड 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है और इसी हिसाब से वाइजर 1 और वाइजर 2 को सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से को पार करने में तकरीबन 40,000 वर्षों का समय लगेगा। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से को पार करने के बाद ही ये सूर्य की ग्रेविटी से आज़ाद हो पाएंगे। वाइजर 1 और वाइजर 2 के सफ़र में लगने वाले समय के हिसाब से ही आप सोलर सिस्टम के आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, नासा ने वाइजर 1 और वाइजर 2 को सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया था।
लेकिन आज वो सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से होते हुए लगातार ट्रैवल कर रहा है। आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों सोलर सिस्टम को पार करने में इतना वक्त लग रहा है। दोस्तों, सोलर सिस्टम को पार करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने का कारण है हमारे द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड। जी हाँ, इन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही धीमी है। हमें कम से कम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करना ही होगा, तब जाकर कुछ हद तक हम स्पेस को तेजी से ट्रैवल कर पाने में सफल हो पाएंगे। कम स्पीड वाली स्पेसक्राफ्ट के कारण ही हमें पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद चांद तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है। हमें पृथ्वी के बाहर पृथ्वी की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वहां तक जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए भी इन स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स तक पहुंचने में अभी के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें 7 महीने का वक्त लगेगा, वो भी तब जब मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। जी हाँ, सूर्य की परिक्रमा के दौरान मंगल ग्रह एक वक्त हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है और इसके बाद भी सारे कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं मार्स पर 7 महीनों में पहुंचा जाएगा। और अगर ऐसा करने में जरा सी भी चूक हुई तो फिर हमें अगले 26 महीनों का इंतजार भी करना पड़ सकता है। आज के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करने में सक्षम हैं। इतनी स्पीड के साथ प्लैनेट्स के अलाइनमेंट को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भविष्य में इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए एक मिशन प्लान किया जा रहा है। वहीं जुपिटर और सैटर्न ग्रह पर इंसानी मिशन करने से वैज्ञानिक दूर ही रहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों पर इंसानी मिशन करना नामुमकिन है। इसकी वजह से ये भी जुपिटर और सैटर्न पर कोई ठोस सरफेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता। वाइजर 1 और वाइजर 2 इन ग्रहों पर अपने मिशन को अंजाम दे चुके हैं। वाइजर 1 और वाइजर 2 को इन प्लैनेट्स पर पहुंचने में सालों का समय लगता है। इन्हीं स्पेसक्राफ्ट की मदद से यूरेनस और नेपच्यून की सबसे नजदीकी तस्वीर कैप्चर की गई थी। पृथ्वी से काफी दूर मौजूद इन दोनों ग्रहों पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इन ग्रहों पर सीधा पहुंचना नामुमकिन है और यही कारण है कि यहाँ पहुंचने में वाइजर 1 और वाइजर 2 को भी बहुत ज्यादा समय लग गया था। यूरेनस से लगभग 4500 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हुए इसकी तस्वीर ली गई थी। इस दौरान इसके रिंग्स की जानकारी भी हमें मिली। इससे पहले हम केवल सैटर्न को छल्लों वाला प्लेनेट ही माना जाता था। साल 2018 में वाइजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। दोस्तों, दोनों स्पेसक्राफ्ट का सफर अभी भी जारी है। ये अभी भी वैज्ञानिकों को स्पेस की बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सालों बाद ये हमें सिग्नल भेजना बंद कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा। हालांकि इसके बाद भी इनका सफर स्पेस में जारी ही रहेगा। सोलर सिस्टम में इनका सफर सभी प्लैनेट्स की ग्रेविटी की मदद से ही आगे बढ़ पाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार सोलर सिस्टम को छोड़ने के बाद इनकी रफ्तार में बदलाव आएगा, क्योंकि तब ये सूरज की ग्रेविटी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।